हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो क्लास होने वाला है ये है एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज क्लास 5 डे 5 ये होने वाला है। आज इसका 5वां लेक्चर होने वाला है। आईपीएस एफओ 2026 के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो आपका 29 अगस्त को होना है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न है आपका एफओ का, उस पर आधारित यहाँ पर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा जाना है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन इस सीरीज में आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज ऐसे ही चलने वाला है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट वेट ऑफ सोरगम इज, ज्वार जो है सोरगम का टेस्ट वेट जो है 1000 दानों का भार कितना होता है? 20 to 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, 70 से 72 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट वेट को समझेंगे और टेस्ट इंडेक्स को समझेंगे। टेस्ट वेट, टेस्ट इंडेक्स, ये दो टर्म आता है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सीड से मतलब है, जो सीड होता है इसी से मतलब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेस्ट वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 1000 सीड, 1000 जो दाना है, सीड है, इसके वेट को यहाँ पर टेस्ट वेट कहा जाता है। जबकि टेस्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 दाना, इसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे सीड वाले जितने भी क्रॉप है, वो इस टेस्ट वेट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उनका जो मेजरमेंट है वो टेस्ट वेट के रूप में किया जाता है। और वहीं पे अगर दाना बड़ा हो जाता है, सीड बड़ा रहता है, तो वहां पर फिर टेस्ट इंडेक्स का यूज किया जाता है। टेस्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये कॉटन में देखने को मिलता है। कॉटन हो गया, मेज हो गया, इनके दाने जो है वो बड़े होते हैं, सीड इनका बड़ा होता है, इनको मापने के लिए यहाँ पर टेस्ट इंडेक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर दाना छोटा है, स्मॉल साइज में है, तो यहाँ पर फिर टेस्ट वेट का यूज होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्रॉप आता है, तो जैसे कि यहाँ पर सोरगम हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो ये सबको मापने के लिए यहाँ पर टेस्ट वेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सोरगम का पूछा आपको, सोरगम का बताना है। तो सोरगम की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 से 30 ग्राम इसका जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बासमती राइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बासमती राइस है, इसका टेस्ट वेट कितना होता है? तो इसका टेस्ट वेट यहाँ पर 21 ग्राम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फेलरिस माइनर से। फेलरिस माइनर ये क्या है? ये वीड है। किसमें देखने को मिलता है? वीड में देखने को मिलता है। इसका टेस्ट ग्राम कितना होता है? 2 ग्राम। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट हाइब्रिड मेज गंगा 1 वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन। तो जो फर्स्ट हाइब्रिड मेज का जो किस्म है गंगा 1, इसको कब डेवलप किया गया था? 1957 में, 1961 में, 1964 में, 1965 में, 1980 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए सारे क्लास को कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी आंसर आपको आता है आप कमेंट करते हुए जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गंगा जो है ये भारत की पहली हाइब्रिड किस्म है, किसकी? मेज की। मेज की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म, ठीक है। कब इसका डेवलपमेंट हुआ था? तो इसका डेवलपमेंट 1961 1961 में किया गया था। भारत में मेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे जो अहम रोल है वो है गंगा 1 का। इसके अलावा आपको क्या जानना है, तो यहाँ पर मेज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेज का जो साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम, ये क्या होता है? तो जिया मेज। जिया मेज ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। पोएसी फैमिली की क्रॉप है। ग्रासिया फैमिली से क्रॉप है, ग्रासी फैमिली से बिलोंग करती है। पॉलिनेशन इसमें कैसा होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्या जानना है? फ्रूट टाइप कैसा होता है? तो क्राइप्सिस होता है, क्रायोप्सिस इसका फ्रूट टाइप होता है। तो ये सारा जो है बेसिक डिटेल है, कम से कम मेज के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीड बॉल इज अ फ्रूट ऑफ। सीड बॉल जो है किस फसल का फल होता है? सैफफ्लावर कुसुम, सनफ्लावर सूरजमुखी,
लिनसीड, अलसी, सुगर बीट, सुगर केन। तो यहाँ पर सीड बॉल जो होता है वो किसका फ्रूट होता है, किस क्रॉप का फ्रूट होता है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाया गया है, आप जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो सीड बॉल जिसका फ्रूट होता है वो होता है सुगर बीट का। इसका सुगर बीट का, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। सुगर बीट में जो बीज बोया जाता है वह वास्तव में एक सीड बॉल होता है। कैसा होता है, इसमें जो सीड को बोया जाता है वो क्या होता है, वो सीड बॉल होता है। सीड बॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैसे होता है, तो सीड बॉल का जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा फल यहाँ पर जुड़ जाते हैं और जुड़कर यहाँ पर सीड बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। एक सीड बॉल से यहाँ पर अधिक पौधे निकल सकते हैं। ये काफी यहाँ पर नोट करने लायक है आपका कि एक सीड बॉल से एक से अधिक पौधे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेशन देख लिया, एक सीड बॉल से यहाँ पर अधिक पौधे निकल सकते हैं। सीड बॉल जो है ये किसका फ्रूट है, तो ये सुगर बीट का है। तो यहाँ पर सैफ्लावर की बात करेंगे, कुसुम का, तो इसका फ्रूट का क्या नाम होता है, तो एकने। क्या होता है, एकने। ठीक है। सनफ्लावर की बात करेंगे तो इसका भी जो फ्रूट टाइप होता है वो भी एकने होता है। उसके अलावा लिंसीड की बात करेंगे तो ये कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल। सुगर केन की बात करेंगे, सुगर केन में सीड्स होता है। ठीक है, तो यही जानकारी यहाँ पे फ्रूट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वेट, अट्राजिन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराक्वेट। पैराक्वेट एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। कैसा है, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। इसका जो उपयोग है बगानों में अदर क्रॉप जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए, फील्ड को प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर पैराक्वेट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जब भी प्लांट का कोई ग्रीन पार्ट, प्लांट का ग्रीन पार्ट इसके कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में, बिना कांटेक्ट आया नहीं, कांटेक्ट में आएगा तो ये जितना भी खरपतवार होता है उसको ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। एलाक्लोर की बात करेंगे तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव है। ब्यूटाक्लोर की बात करेंगे ये भी सिलेक्टिव है। एट्राजिन की बात करेंगे ये कैसा है, तो ये भी सिलेक्टिव है। एट्राजिन कहां पे देखने को मिलता है, मेज में। इसका यूज कहां पे होता है, मेज में। ब्यूटाक्लोर का कहां पे होता है, तो राइस में। तो ये सारा हर्बिसाइड है, इसके बारे में इतना जानकारी है, कम से कम इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज, E.M. फास्ट, D.F. जोन्स, G.H. सल, मेंडल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट है जो डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज, डबल क्रॉस जो हाइब्रिड मेज है इसके प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो टेक्निक है ये डीएफ जोन्स के द्वारा दिया गया, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, डीएफ जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कब किया गया, तो 1918 में, 1918 में डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज को डेवलप किया गया। इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, पहले दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को तैयार किया जाता है, दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को तैयार किया जाता है, फिर इन दोनों का क्रॉस आपस में कराया जाता है, फिर इनका जो है आपस में क्रॉस कराया जाता है। इससे क्या होता है कि अधिक बीज का उत्पादन होता है, जो बीज का प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है वो बढ़ जाता है, बेहतर अनुकूलन क्षमता प्राप्त होता है। तो ये सारा इसका खासियत है, और इस टेक्निक को जो डेवलप किए थे वो है डीएफ जोन्स। कब किए थे, 1918, 1918 में। जीएस सल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये कौन है, फादर ऑफ हाइब्रिड मेज, फादर ऑफ हाइब्रिड मेज। ईएम फर्स्ट की बात करेंगे तो इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो इन ब्रीडिंग और हिट्रोसिस में इनका महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज अ पल्स, अ फोडर, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल, दाल,
चारा, हरी खाद, ग्रीन मेन्योर तीनों के रूप में उगाई जाती है, उपयोग किया जाता है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉफी जिसको लोबिया बोलते हैं, पी, मटर, सोयाबीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो दाल के लिए भी यूज हो रहा है, चारा के लिए भी यूज हो रहा है, हरा खाद के लिए भी यूज हो रहा है। तो कौन सा ये क्रॉप है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉफी जो है ये एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज दलहनी फसल है। कैसा है? मल्टीपर्पज। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो दाल में हो रहा है, चारा चारा में हो रहा है, हरी खाद में, तीनों चीज में इसका यूज हो रहा है, कॉफी का, लोबिया का। इसका बोटानिकल नेम की बात करेंगे, कॉफी का बोटानिकल नेम क्या है? तो विग्ना उनगिकुलाटा, उनगिकुलाटा, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या है इसका? फेबेसी या फिर ल्यूग्यूमिनेसी बोल सकते हैं। जितने भी पल्स क्रॉप है उनकी फैमिली क्या होता है? ल्यूग्यूमिनेसी। ठीक है। पॉलिनेशन कैसे होता है इसमें? तो मोस्टली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड रेंजेस फ्रॉम। कपास जो है, कॉटन के बीज में तेल जो है, ऑयल की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15%, 15 से 25%, 25 से 35%, 40 से 42%, 60%। कितना होता है कॉटन में? मस्टर्ड का तो सबको पता रहता है, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये सब का सब बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉटन का पूछा है। अब कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो कॉटन है ये मुख्य रूप से कैसा क्रॉप है? तो ये फाइबर क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है। ठीक है। लेकिन इसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है। तो ऑयल कंटेंट कितना होता है इसमें? तो 15 से 25%। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो कॉटन सीड होता है इसमें यहाँ पर ऑयल कंटेंट होता है 15 से 25%। और जब इससे तेल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है, तेल निकल जाता है, ऑयल, तो उसके बाद जो यहाँ पर बचता है वो है कॉटन सीड केक। क्या बचता है? कॉटन सीड केक। ये जो खली होती है ये फिर पशु आहार के लिए यूज में लिया जाता है, पशु आहार के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के क्रॉप है जिनसे ऑयल प्राप्त किया जाता है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पर ग्राउंडनट की बात करेंगे, ग्राउंडनट की बात करेंगे, सनफ्लावर की बात करेंगे, मस्टर्ड की बात करेंगे, के बाद यहाँ पर सोयाबीन की बात करेंगे। तो इन सब में ऑयल कंटेंट कितना कितना होता है? ग्राउंडनट की बात करेंगे तो 45 से 50%, 45 से 50% यहाँ पर इसमें ऑयल कंटेंट होता है। सनफ्लावर की बात करेंगे तो यहाँ पर 40 से 50% होता है। मस्टर्ड की बात करेंगे 30 से 40%। और सोयाबीन की बात करेंगे तो यहाँ पे 18 से 22%। और इसमें प्रोटीन कितना होता है? 40%। प्रोटीन भी याद रखेंगे। पहला जो ग्राउंडनट है इसका में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है इसमें? 26%। तो ये सारा जो डाटा है आपको याद होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बरसीम शुड बी। बरसीम जो है कि उपयुक्त बीज दर, जो सीड रेट है कितना होना चाहिए? 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, 45 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो बरसीम है इसका सीड रेट कितना होता है? तो यहाँ पर जो बरसीम है ये एक चारा, फॉडर क्रॉप है, भारत का इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप के अंतर्गत ये आता है। और किस सीजन का? तो रबी सीजन का। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्लांट पॉपुलेशन तैयार करने के लिए जो सीड रेट की आवश्यकता होती है बरसीम में, वो होता है 25 से 30 केजी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 से 30 केजी। 25 से 30 केजी इसमें सीड रेट रखा जाता है। तो यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनता है? जो किंग ऑफ फॉडर है, किंग ऑफ फॉडर है ये किसे कहते हैं? तो ये बरसीम को कहते हैं। बरसीम ही इसका सही आंसर है। इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? तो 18 से 22%। इसमें प्रोटीन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लूसन मेडिकागो सटाइवा इज नेटिव टू। जो लूसन है मेडिकागो सटाइवा इसका बोटानिकल नेम है। इसका जो मूल स्थान है, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? पर्सिया, ईरान,
इंडिया, भारत, इराक, अफगानिस्तान, चाइना। तो इसका नेटिव प्लेस कौन सा है? लूसन की बात करेंगे, लूसन, इसको अल्फा अल्फा भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेडिकागो सटाइवा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो पर्सिया है, पर्सिया इसका ओरिजिन प्लेस है। फैमिली की बात करेंगे तो इसकी फैमिली क्या है? तो फेवेसी है। और इसको क्वीन ऑफ फोडर भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप इसी को बोलते हैं। तो ये सारा जो चीज है ये लूसन से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सिया, ईरान। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर स्ट्रेस कंडीशन विच अमीनो एसिड एक्यूमुलेट्स इन क्रॉप प्लांट्स। तनाव, स्ट्रेस की स्थिति में फसलों में कौन सा अमीनो अम्ल संचित होता है? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, फिनाइल अलानाइन, नन ऑफ दिस। तो जब भी यहां पर स्ट्रेस कंडीशन बनता है, ड्राउट कंडीशन बनता है, या फिर यहां पे सैलिनिटी बढ़ता है, तो यहां पर जो अमीनो एसिड का एक्यूमुलेट होता है वो होता है प्रोलिन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और जो प्रोलिन है ये कैसे काम करता है? तो ये ओस्मो प्रोटेक्टेंट के रूप में काम करता है। कैसे? ओस्मो प्रोटेक्टेंट इसके रूप में काम करता है। इसका क्या काम होता है? जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, उनमें वाटर बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। सेल में वाटर बैलेंस बनाए रखना, जिससे कि ये स्ट्रेस, ड्रॉट, ये सबको टॉलरेट कर पाए। तो यहाँ पर जो प्रोलीन है वो अमीनो एसिड के रूप में एक्यूमुलेट होता है। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, मेथियोनाइन, ट्रिप्टोफेन, ये सारा क्या है? ये प्रिकर्सर है। तो कौन किसका प्रिकर्सर है? ट्रिप्टोफेन की बात करेंगे तो ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर है, ऑक्सिन प्रिकर्सर है। मेथियोनाइन की बात करेंगे, ये किसका प्रिकर्सर है? तो ये इथिलीन का, इथिलीन का प्रिकर्सर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण है का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, बीकानेर, हैदराबाद, इंदौर, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इन द वर्ल्ड हु डेवलप्ड द फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड H4 एट सूरत इन इंडिया। विश्व का जो पहला कपास संकर है ये कौन सा है? तो H4 है। कहां पर इसको डेवलप किया गया? तो सूरत में। किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सीटी पटेल, बीपी पाल, केसी मेहता, आर एस परोदा, डोकुचे। तो यहाँ पे कॉटन हाइब्रिड की बात करेंगे, कौन है? H4। कहां पे डेवलप हुआ? सूरत में। किसके द्वारा हुआ है ये? तो सीटी पटेल के द्वारा हुआ है। कब हुआ है ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट्स रूट ग्रोथ, कीप्स द सॉइल रिएक्शन न्यूट्रल एंड इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, मिट्टी की अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन को संतुलित बनाए रखता है, तथा मिट्टी की जो संरचना है सॉइल स्ट्रक्चर इसमें सुधार करता है? सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ये सारा कार्य करता है? तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ये क्या करता है? तो रूट के ग्रोथ में इसका रोल होता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा क्या करता है? सोइल रिएक्शन को यहाँ पे न्यूट्रल रखता है। सोइल का जो स्ट्रक्चर है को इंप्रूव बनाता है, इंप्रूव रखता है। तो जब यहाँ पर मृदा जो है अम्लीय हो जाती है तो वहां पर कैल्शियम के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो लाइम यूज किया जाता है, लाइम, चूना। कब यूज किया जाता है? जब मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाती है। कैल्शियम जो है सेल वॉल को मजबूत बनाता है,
सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति, इसको मजबूत बनाता है जिससे कि जो पौधे की वृद्धि है उनको मदद मिलता है। और यहाँ पर कैल्शियम से क्या क्वेश्चन बनता है, तो जब टोमेटो में यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, टोमेटो में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिजीज होता है, तो यहाँ पर ब्लूसोम एंड रॉट। ये डिजीज देखने को मिलता है। यही अगर कॉलीफ्लावर में इसकी कमी होती है, कॉलीफ्लावर में डेफिशिएंसी देखना मिलता है, तो क्या होता है, टिप बर्न। कब होता है, कॉलीफ्लावर में। किसमें, कॉलीफ्लावर में। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ये सारा जो पॉइंट है ये कैल्शियम से रिलेटेड है, ठीक है। राइटिंग यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी, लेकिन मेरी बातें सुनकर यहाँ पर आप अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड इन अ क्रॉप रोटेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स। पादप परजीवी सूत्रकृमियों, प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स के प्रबंधन हेतु फसल चक्र जो क्रॉप रोटेशन में निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है। कैस्टर, वीट, मेरीगोल्ड, स्वीट पी, कुकुम्बर। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स है, इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो किस क्रॉप का यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है, नेमाटोड्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है, वो है मैरीगोल्ड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैरीगोल्ड। ये ट्रैप क्रॉप के रूप में भी यूज किया जाता है। इनकी जो जड़ें होती है उनमें एक रसायन निकलता है जिसका नाम है थायोफिन्स। क्या नाम है, जड़ों से यहाँ पे रसायन निकलता है, जड़ों में रसायन केमिकल होता है, कौन सा होता है, थायोफिन्स। इसका क्या काम है, जितने भी पैरासिटिक नेमाटोड्स होते हैं उनकी संख्या को कम कर देता है, उसको मारने का काम करता है। इसलिए जितने भी सब्जी है और अन्य फसल है वहां पर फसल चक्र के रूप में, क्रॉप रोटेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। मेरीगोल्ड की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो टेक्टिस। क्या है, टेक्टिस। ये इसका बोटानिकल नेम है। यूज कहां पे होता है, नेमाटोड के सप्रेशन के लिए, ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज होता है। टारगेट पेस्ट क्या है इसका, तो जो रूट नोड नेमाटोड होते हैं उसको टारगेट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीड्स इन जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शाकनाशी हर्बिसाइड है, इसका उपयोग किया जाता है। पेंडिमिथलिन, फ्लूक्लोरालिन, पैराक्वाट, एलाक्लोर, अट्राजिन। तो यहाँ पर कौन सा हर्बिसाइड का यूज किया जाता है जीरो टिलेज में वीड्स के कंट्रोल के लिए। काफी बेसिक सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा एक, कि फादर ऑफ जो टिलेज है, फादर ऑफ टिलेज है, ये कौन है, ये कौन है और इनकी पुस्तक कौन सी थी। इनके बारे में जो जो चीजें आप जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, बिल्कुल लिखना। फादर ऑफ टिलेज जो है ये कौन थे, इनके बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। तो यहाँ पर जो जीरो टिलेज है, यहाँ पर टिलेज प्रक्रिया नहीं होता, टिलेज एक्टिविटी नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो वीड है उसको हटाने के लिए जो हर्बिसाइड का यूज किया जाता है वो है पैराक्वाट। कौन है, पैराक्वाट। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसके बारे में बताया अभी पहले क्वेश्चन में। पैराक्वाट जो है ये नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, जब तक कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो इसको किल नहीं करेगा, ठीक है। अट्राजिन का मैंने बताया मेज में कैसा है, सिलेक्टिव है। अलाक्लोर का बात करेंगे तो ये प्री इमर्जेंस के रूप में यूज किया जाता है। ये सारा बात आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। पेंडिमिथलिन भी प्री इमर्जेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिंगर लीफ डिजीज इन कॉटन इज कॉज्ड ड्यू टू रेसिडुअल इफेक्ट ऑन विच केमिकल। कपास जो है कॉटन में फिंगर लीफ विकृति किस रसायन के अवशेष रेसिडुअल इफेक्ट के कारण होता है। क्लोरपायरिफोस, मोनोक्रोटोफोस, 2,4-D, NAA, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर रेसिडुअल इफेक्ट के कारण जो फिंगर लीफ होता है कपास में, कॉटन में, वो 2,4-D के कारण होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
सी 2,4-D। ये कैसा हर्बिसाइड है? तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। जितने भी चौड़ी पत्तियां होती है, चौड़ी पत्तियां वाली जो वीड्स होती है, खरपतवार, इसको मारने के लिए यहाँ पर 2,4-D का यूज किया जाता है। और इसी का जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो कॉटन के फील्ड में रहता है, जिसके कारण यहाँ पर फिंगर लीफ डिजीज देखने को मिलता है। क्लोरपाइरिफोस की बात करेंगे तो ये क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, कीटनाशक है। मोनोक्रोटोफोस की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये भी एक कीटनाशक है। NAA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेप्थिलिन। नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कृत्रिम सिंथेटिक ऑक्सीन है। कैसा है? सिंथेटिक ऑक्सीन है, ऑक्सीन हार्मोन है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉपकॉर्न इन ग्राउंडनट इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मूंगफली जो है ग्राउंडनट में पॉपकॉर्न समस्या मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन। किसके कमी के कारण यहाँ पर पॉपकॉर्न देखने को मिलता है ग्राउंडनट में? पॉपकॉर्न में क्या होता है? मूंगफली की जो फलियां होती है, पोर्ट्स होती है, बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से दाने इनमें नहीं होते, दाने नहीं बनते हैं, दानों का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। और ये जो है किस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कैल्शियम। और इसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। CaSO4 × 2H2O, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जानना है? ग्राउंडनट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राउंडनट का यहाँ पर बोटानिकल नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। बोटानिकल नेम क्या होता है? तो एर्चिस हाइपोजिया, एरेचिस हाइपोजिया, ये इसका बोटानिकल नेम है। फैमिली की बात करेंगे, फैमिली क्या है इसकी? तो फैमिली होती है फेबेसी। बोरॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रूट और सीड दोनों के फॉर्मेशन के लिए, फ्रूट एंड सीड, इनके फॉर्मेशन के लिए ये यूजफुल होता है। जिंक की बात करेंगे तो खैरा डिजीज, काफी इंपॉर्टेंट। सल्फर ये आपको दिखेगा ओएसिड वाले जितने क्रॉप है वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेटराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन इन सॉइल ऑफ। लेटराइजेशन है, लेटराइजेशन मृदा निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी में किसका संचय एक्यूमुलेशन होता है? आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। यहाँ पर किसका एक्यूमुलेशन होता है जो कि लेटराइजेशन कहलाता है? तो लेटराइजेशन में यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन होता है वो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लेटराइजेशन जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर एरिया में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ऐसे एरिया में सॉइल के डेवलपमेंट के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो है लेटराइजेशन। यहाँ पर आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एलिमेंट इज ओनली नॉन मेटल अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एकमात्र अधातु जो नॉन मेटल है तत्व कौन सा है? मैग्नीज, बोरोन, आयरन, जिंक, सल्फर। तो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं? तो Fe हो गया, आयरन, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम, निकेल। तो ये सारा जो है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा। और इसमें जो नॉन मेटल है वो है बोरॉन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोरॉन का यूज होता है वो पॉलिनेशन के लिए, फल के डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, बीज के निर्माण के लिए जो बोरॉन है ये अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है? ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। यहाँ पर अगर
प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बारे में पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के बारे में आपसे पूछे तब क्या आंसर कीजिएगा? कौन कौन है? तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो एन, पी, के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी की बात करेंगे तो कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मिनरल? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक खनिज सेकेंडरी मिनरल है? मस्कोबाइट, एनोर्थाइट, डोलोमाइट, बायोटाइट, बेसॉल्ट। तो बेसॉल्ट तो यहाँ पर मिनरल है ही नहीं, ये क्या है? ये रॉक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डोलोमाइट। डोलोमाइट इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा डोलोमाइट? सेकेंडरी मिनरल्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो प्राइमरी मिनरल का जब यहाँ पर अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, तो इससे यहाँ पर भी सेकेंडरी मिनरल बनता है, ठीक है। और जो डोलोमाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaMgCO3 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंतर्गत किस किस की अधिकता होती है, किस किस का स्रोत है ये? तो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन है? डोलोमाइट। मस्कोबाइट की बात करेंगे तो ये प्राइमरी मिनरल है, प्राइमरी मिनरल है। किस ग्रुप का है? माइका ग्रुप का है, माइका ग्रुप का है। एनोर्थाइट की बात करेंगे, ये भी प्राइमरी मिनरल है, फेल्सपर ग्रुप का है, फेल्सपर ग्रुप का है ये। बायोटाइट की बात करेंगे तो ये प्राइमरी मिनरल है, ये माइका ग्रुप का है। और बेसॉल्ट मैंने बता दिया ये रॉक है, मिनरल नहीं है। और यहां पर आपको क्या जानना है? प्राइमरी मिनरल्स और कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी मिनरल्स और कौन कौन से हैं? सेकेंडरी मिनरल्स। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राइमरी मिनरल्स की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज आएगा, और क्या आएगा? फेल्ड्स्पर आएगा, माइका आएगा, हॉर्न ब्लेंड आएगा, हॉर्न ब्लेंड, ये सब आपका प्राइमरी मिनरल में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल की बात करेंगे तो यहां पर क्ले मिनरल्स आएंगे, क्ले मिनरल्स आएगा, डोलोमाइट आएगा, कैल्साइट आएगा, जिप्सम आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट बायोमास इन सॉइल? मिट्टी में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव समूह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप का जो जैव भार है, बायोमास है, सबसे अधिक होता है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगी जो फफूंद है, अलगी हो गया, नन ऑफ दिस। तो सॉइल में जिसका हाईएस्ट बायोमास होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका है फंगी, फफूंद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सॉइल में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है वो बैक्टीरिया का होता है, लेकिन बायोमास में नहीं है। अलगी की बात करेंगे तो ये सतही मिट्टी पर पाया जाता है, कहां पे? सतही मृदा। एक्टिनोमाइसिटीज की बात करेंगे तो ये अपघटन के लिए महत्वपूर्ण है, अपघटन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही सारा पॉइंट है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ मॉइस्चर इक्विवेलेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? मॉइस्चर इक्विवेलेंट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? ब्रिग्स एंड मैकलेन 1907, रिचर्ड एंड वीवर 1944, सॉ एंड बीवियर 1939, विटनी, नन ऑफ दिस। तो जो कंसेप्ट ऑफ मॉइस्चर इक्विवेलेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो यहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए, किसको? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताने के लिए, को व्यक्त करने के लिए यहां पर किस कंसेप्ट का यूज किया गया था? मॉइस्चर इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये ब्रिग्स एंड मैकलिन के द्वारा दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कब दिया गया? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किन्नू मैंड्रिन वाज डेवलप्ड बाय? जो किन्नू है मैंड्रिन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? एल्मोस, डब्ल्यू बी हीस, टी टनाका, एच बी फ्रोस्ट, मॉर्गन।
तो किन्नो की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक प्रसिद्ध सिट्रस हाइब्रिड है, सिट्रस हाइब्रिड है। इसका जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा हुआ, तो एच बी फ्रोस्ट के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एच बी फ्रोस्ट। कहां पर हुआ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए। किसके किसके क्रॉस से मिलकर बनाया गया है, तो किंग और विलो लीफ। इसके इसके क्रॉस से मिलकर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ किसका डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर किन्नो मैंड्रिन का। ठीक है, भारत में कहां पर पाया जाता है, कहां पर कल्टीवेशन किया जाता है, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये सारा एरिया यहाँ पर बड़े पैमाने में कल्टीवेशन किया जाता है, किसका, किन्नो का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल यूज्ड एज अ फीलर क्रॉप इन अ मैंगो ऑर्चर्ड। आम के बाग में, आम के बगीचे में यहाँ पर फीलर फसल, फीलर क्रॉप के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है, आंवला, ग्रैप, पोमग्रेनेट, पपाया, ओकरा, भिंडी। फीलर क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर दो प्लांट के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉप को लगा दिया जाता है जो कि फीलर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछा मैंगो के बाग में, आम के बीच में यहाँ पर कौन सा फीलर क्रॉप का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पपाया। पपाया का यूज होता है क्योंकि ये अर्ली बियरिंग है, अर्ली बियरिंग क्रॉप है, कम अवधि में फसल दे देता है। जब तक आम का पेड़ यहाँ पर बड़ा होता है तब तक पपीता यहाँ पर अच्छा खासा इनकम आय जो है वो दे देता है फार्मर्स को, इसीलिए फिलर क्रॉप के रूप में यहाँ पर पपाया का यूज होता है। पपाया का यहाँ पर बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो केरिका पपाया होता है। फैमिली की बात करेंगे तो केरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सीट्रस इन साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत में सीट्रस के लिए सबसे उपयुक्त जो रूट स्टॉक होता है वो कौन सा है, सीट्रेंज, केलियोपाट्रा मैंड्रिन, रंगपुर लैम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में जो सीट्रस के लिए जो रूट स्टॉक फेमस है वो है रंगपुर लैम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा है, ये ड्रॉट टॉलरेंस है, ड्रॉट को सहनशील करता है। ठीक है, रंगपुर लैम का यहाँ पे आपको बोटानिकल नेम पूछा जा सकता है एग्जाम में। बोटानिकल नेम क्या होता है रंगपुर लैम का, सिट्रस लिमोनिया, सिट्रस लिमोनिया, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। सेब जो है एप्पल का बौना जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है कौन सा है, M25, M13, M12, M9, ऑल ऑफ दिस। तो एप्पल का जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है जो कि विश्व भर में फेमस है, वर्ल्ड भर में फेमस है, वो है M9। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, M9। इसकी क्या खासियत है, तो ये ड्वार्फ है, अर्ली बियरिंग है, कम अवधि में ये फल को दे देता है, साथ ही साथ हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। HDP के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग इज। निम्नलिखित में से कौन सी फल फसल जल भराव जो वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, ससेप्टेबल है, बनाना, बेर, पपाया, जामुन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पपाया। इनकी जड़ें बहुत नाजुक होती है, कोमल होती है, जल भराव होने पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है इनको, रूट रोड जैसी समस्याएं इनमें देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है पपाया। बनाना जो है ये भी यहाँ पर जल भराव को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पपाया, क्योंकि बनाना जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ सहन कर भी लेगा, लेकिन पपाया बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। बेर की बात करेंगे तो ये हार्डी ड्राउट, ये तो
जो ड्राउट एरिड कंडीशन है यहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है एरिड वाला ड्राउट जोन में, ड्राउट रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, जामुन की बात करेंगे तो ये वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स। जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होते हैं इनके कितने घटक कंपोनेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 कितना होता है? जो मैंने कमेंट करने के लिए आपको बोला है, जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा है, कम से कम उसका आंसर आप लोग दीजिए। और यहाँ पर आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जितना भी यहाँ पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आपको नोट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आप गलत करके आओगे। सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेने से, पीडीएफ लास्ट में ले लेने से नहीं होगा। बैठिए, क्लास में बैठिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरीके से क्लासेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस एंजाइम है, ये क्या करता है? तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है कौन सा होता है? N2, इसको किस चीज में चेंज करने का काम करता है? अमोनिया में, NH3 अमोनिया में इसमें चेंज करने का जो काम करता है वो कौन करता है? नाइट्रोजनस एंजाइम। इनके दो घटक होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो Fe आयरन और दूसरा होता है मोलिब्डेनम, ये दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एगर एगर वाज इंट्रोड्यूस डेवलप्ड बाय। सूक्ष्म जीवों की कल्चर मीडिया में एगर एगर का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, कोच, हीस, पास्चर, नन ऑफ दिस। तो एगर एगर एक ठोस मीडियम है। कैसा है? ठोस मीडियम है, सोलिडिफाइंग एजेंट है, एजेंट। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए। इसका डेवलप किसके द्वारा हुआ? तो हीस के द्वारा, वेल्दर हीस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। जो मैं बोलूं आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ISTA जो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1871, 1876, 1921, 1924, 1928। मैं जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना बोल रहा हूँ, आप कम से कम ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो लास्ट में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ISTA की बात करेंगे तो इसका जो डेवलपमेंट है, इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1924 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन था क्लास 5, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज का जो क्वेश्चन था उसका लेवल भी अच्छा था। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो कमेंट करके आंसर दीजिए। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन था। और इनके अलावा यहाँ पर एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, सोइल साइंस का जो आपको क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे है, चैनल में विजिट कीजिए। यहाँ पर एपीकल्चर का 3 से 4 लेक्चर अपलोड है, एग्रीकल्चर का यहाँ पर 4, आज 5वां लेक्चर है। तो पिछले के जो क्लासेस है उनको भी देखिए। और इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए होगा आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एग्री टू कल्चर फैमिली। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, आप QR कोड को भी स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक आपने क्लास को देखा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे क्लासेस आपको डेली मिलते रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू।